नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका सिंह कोचिंग वाले ऐप पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कल जो टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे वो टॉपिक था आप लोगों का सोलर सिस्टम, या हम कह सकते हैं सौर मंडल। और सौर मंडल से रिगार्ड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस किए थे, और सेम इसी तरह से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज का आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? बताइए कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। आपके जो ऑप्शंस है वो कुछ इस तरह से हैं कि पृथ्वी, बुध, शुक्र, या फिर हम कह सकते हैं वरुण। ठीक है, बताइए कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। सबसे फर्स्ट अगर मैं आपसे ग्रह के बारे में बात करती हूं तो ग्रह क्या है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या कहलाएंगे? आपके चारों ही ग्रह हैं, चाहे हम पृथ्वी की बात करें, चाहे हम बुध की बात करें, चाहे हम शुक्र की बात करें, और चाहे हम वरुण की बात करें। गुड आफ्टरनून राकेश सिंघानिया, गुड इवनिंग सुरेश। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सभी लोग कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन का समय लेता है। ठीक है, और जो ऑप्शन है आपके ग्रह मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। सबसे फर्स्ट हमें यही पता होना चाहिए कि ग्रह क्या होते हैं। तो अगर मैं ग्रह की बात करूं तो जो सूर्य के चारों तरफ, या हम कह सकते हैं जो सूर्य की परिधि में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह से कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे ग्रह की बात करें तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह कहलाते हैं। तो उपग्रह कौन से होते हैं? जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो यहां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। और मैं आप लोगों को एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन से रिगार्ड करते हुए जो बताना चाहती हूं वो ये है कि अगर हम सूर्य की बात करें तो ये सूर्य के पास का जो सबसे पहला ग्रह होता है वो सबसे पहला ग्रह आपका कौन सा हो जाता है? बुध ग्रह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर हम सूर्य के सबसे पास ग्रह की बात करें, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह स्थित है, तो सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह स्थित है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि जो बुध ग्रह होता है वो सूर्य के क्या है? सबसे पास है। और आपको पता है कि अगर ये सूर्य के सबसे पास है तो इसको चक्कर लगाने में सबसे कम समय भी लगेगा। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि हम कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है, तो आपका जवाब होना चाहिए सूर्य के सबसे समीप बुध ग्रह है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन ये बनता है जो मैंने आप लोगों से पूछा भी है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। यानी कि अगर मैं आपसे बुध ग्रह के बारे में बात करती हूं तो बुध ग्रह जो है वो मात्र 88 दिनों के अंदर सूर्य की परिक्रमा को पूरा कर लेता है। जबकि अगर इसी तरह से मैं आपसे बात करती हूं जो आप लोगों की पृथ्वी है, आपको पता है पृथ्वी जो है वो कौन से नंबर का ग्रह है? सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, और तीसरे नंबर का ग्रह होने के कारण आप इस बात को समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो अगर सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है तो अब दूरी बढ़ रही है ना, और दूरी बढ़ेगी तो गति ज्यादा, हम कह सकते हैं ज्यादा स्पेस के अंदर गति करनी पड़ेगी। इसी कारण पृथ्वी को अपना जो चक्र है सूर्य के चारों तरफ वो पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। तो एक एवरेज हम लेकर के चलते हैं, ये आधा दिन ऊपर आधा दिन नीचे भी हो सकता है। तो 365 दिनों में पृथ्वी क्या कर लेती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर को कंप्लीट कर लेती है। अगर अपन बुध की बात करें तो जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह क्या कर रहा है यहाँ पर? और ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बुध ग्रह को और क्या कहा जाता है? तो बुध ग्रह का जो दूसरा नाम है वो कौन सा हो जाता है? आपका मरकरी। इसको मरकरी प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसको मरकरी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम आपको जो है वो इसके ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या ध्यान रखना है
कि सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह कौन सा है, आपका जवाब होगा बुध ग्रह। दूसरा ये कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन का समय लेता है, 88 दिनों का समय लेता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो बुध ग्रह है उसका दूसरा नाम क्या है, तो बुध ग्रह का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मरकरी है। और सेम इसी तरह से यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का तीसरा ग्रह कौन सा हो जाता है, पृथ्वी। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिनों का समय लगता है, 365 दिनों का समय लगता है। ये 365 कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा 364 से 1/4 या फिर 365, ये आधा दिन ऊपर या नीचे होता रहता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कुलसुम सी नहीं, इसमें एक्चुअली में बुध होगा सही जवाब इसका जो है। गुड इवनिंग मनोज। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म ग्रह है, बताइए। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, CH4, NH3, CO2 या फिर CO, जिनको अगर अपन बात करें तो मिथान, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, ये बताना है आप लोगों को। देखिए अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, अगर मैं सूर्य की बात करती हूं तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य जो है लगता नहीं है। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि सूर्य की अगर अपन बात करें तो जो सूर्य है वो इतना ज्यादा गर्म है या एक आग का गोला है, ठीक है। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि जो ग्रह सूर्य के पास स्थित होंगे वो ज्यादा गर्म होंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि सूर्य के नजदीक होने के कारण कौन सा ग्रह जो है वो गर्म होता है। आपका जवाब यहाँ पर जो करेक्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस वातावरण पर निम्नलिखित में से, या हम कह सकते हैं कौन से प्लैनेट पर कौन सी गैस निम्नलिखित में से पाई जाती है जिसके कारण इसका जो वातावरण होता है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। प्रियंका शर्मा का जवाब आया है कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी लोग जो है वो फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग भी हमें फेसबुक पर देख रहे हैं वो फटाफट से हमारे साथ में यूट्यूब पर जुड़ जाइए, क्योंकि फेसबुक के कमेंट्स में आप लोगों के नहीं ले पाती हूँ। इसीलिए अगर आप लोग मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़ेंगे तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो जरूर क्लियर किए जाएंगे। बिल्कुल सभी लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म होता है। और कारण भी बताना है कि कारण क्या है। तो देखिए सबसे अगर हम गर्म ग्रह की बात करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या हो जाता है कि सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो सौर मंडल है उसका सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। और अगर कारण मैं आप लोगों को कहती हूं कि यहाँ पर कारण क्या होगा, तो जो कारण हो जाएगा वो कारण क्या हो जाएगा आपका, तो आपके कारण का जवाब होगा CO2। यानी कि मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण, गुड इवनिंग, तो यहाँ पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो शुक्र ग्रह है वो आपका सबसे ज्यादा गर्म ग्रह हो जाता है। देखिए वैसे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सबसे पास में, अगर सूर्य के सबसे पास ग्रह की अपन बात करते हैं तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। तो अगर बुध ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा पास है तो फिर बुध ग्रह को क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और उसका कारण क्योंकि हम यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति के आधार पर ग्रहों को मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह जो है वो कितना बड़ा गर्म होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस गैस, कोई ऐसी गैस है जिस गैस की उपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या होता है, कोई भी ग्रह जो है वो ज्यादा गर्म या फिर ठंडा हो सकता है। तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण जो शुक्र ग्रह है वो क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह हो जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल के किस ग्रह के पास में
कोई भी उपग्रह नहीं है। बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है सौरमंडल का जिसके पास में कोई उपग्रह नहीं है? बुध है, शुक्र है, उपयुक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? सबसे फर्स्ट अगर ग्रहों की मैं आपसे बात करती हूं कि ग्रह क्या होते हैं तो आप लोगों को, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कि जो शुक्र ग्रह है उसका दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि जो शुक्र ग्रह है इसको क्या कहा जाता है? वीनस भी कहा जाता है। दोनों नाम इसी के हैं। जैसे बुध की अगर अपन बात करें तो बुध ग्रह को हम क्या कह रहे थे यहाँ पर? तो बुध ग्रह को अपन क्या कहते हैं? मरकरी प्लैनेट भी कहते हैं। सेम इसी तरह से अगर मैं आपसे शुक्र ग्रह की बात करती हूं तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? वीनस प्लैनेट भी कहा जाता है या फिर वीनस ग्रह भी कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि सौरमंडल के किस ग्रह के पास में कोई उपग्रह नहीं है? बिल्कुल मनोज, सीमा वर्मा, प्रियंका सभी लोग कह रहे हैं कि सी होगा। बताइए कि सौरमंडल के किस ग्रह के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है? तो सबसे फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि उपग्रह क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए ग्रह वो है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और उपग्रह वो है जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हर एक जो भी प्लैनेट है उसका कोई उपग्रह हो भी सकता है और कोई उपग्रह नहीं भी हो सकता है। तो हेमंत का जवाब आ रहा है कि सी होगा। बिल्कुल आप सभी के जवाब जो है वो करेक्ट आ रहे हैं। बिल्कुल सभी के जवाब जो है वो करेक्ट हैं कि इस क्वेश्चन में उपयुक्त दोनों। ध्यान रखिएगा कि शुक्र के पास भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। सेम इसी तरह से अगर हम बुध की बात करें तो बुध के पास में भी अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। दैट मीन्स सौरमंडल के ये मात्र दो ऐसे उपग्रह हैं जिनका हम दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। इनके अलावा आप ग्रहों की बात करें तो उन सभी के पास में अपने अपने उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का अपना कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो सौरमंडल के पास में क्या नहीं है? सौरमंडल के ये दो ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन से? बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन? सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है? और ये अगर आप लोग प्रैक्टिकली सोचें तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे इजीली दे सकते हैं कि कौन सा सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व या हम कह सकते हैं जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। पृथ्वी की, बुध की, शुक्र की या फिर मंगल की? बताइए। क्वेश्चन है यहां पर कि सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है। यहां पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और उन चारों ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। पृथ्वी की, बुध की, शुक्र की या फिर मंगल की? बिल्कुल जवाब भी शुरू हो गए अपने पास। प्रियंका सी होगा। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए जवाब देंगे फटाफट से कि यहां पर जो करेक्ट होगा वो क्या होगा कि सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। हंसराज कह रहे हैं कि बी होगा। फटाफट से सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। ए हेमंत, बिल्कुल। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों से बात करूं डेंसिटी की या हम कह सकते हैं घनत्व की, तो कल भी मैं आप लोगों से इस बारे में बात कर रही थी। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि जो पृथ्वी है आपकी, वो उसको आप नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लैनेट के नाम से आपसे एक्चुअली तो मुझे याद नहीं है लेकिन शायद रीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू प्लैनेट के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम ब्लू प्लैनेट की बात करें तो ब्लू प्लैनेट के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिए कि अगर अपन घनत्व की बात कर रहे हैं, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो सौरमंडल के ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो पृथ्वी की ही होती है। ठीक है, और इस डेंसिटी की भी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर घनत्व सबसे ज्यादा है। तो यही कारण है कि पृथ्वी पर आप बैलेंस में बने हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पृथ्वी से या अर्थ से यहां पर बनता है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष से कितना घूमी हुई है। बिल्कुल अर्थ कहते हैं अपन पृथ्वी को। बताना ये है आपको कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से कितना घूमी हुई है। ठीक है, आपको पता है कि
आपने सुना है हमेशा से कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर चारों तरफ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, या हम कह सकते हैं कि घूम रही है। जब ये अपने अक्ष पर घूम रही है तो क्या पृथ्वी बिल्कुल सीधी, जैसे अपन कह सकते हैं कि इस तरह से क्या पृथ्वी बिल्कुल सीधी है? नहीं, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। वो झुका हुआ एंगल जो है वो आपका कितना है, लगभग 23.5 डिग्री। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? या हम कह सकते हैं लगभग 23.5 डिग्री जो पृथ्वी है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है बल्कि एक तरफ झुकी हुई है। और इस तरह से झुके हुए ही वो क्या कर रही है, अपने ही अक्ष पर झुके झुके ही क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से अर्थ के या पृथ्वी के रिगार्डिंग पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल 23.5 डिग्री जो पृथ्वी है वो क्या है, झुकी हुई है एक साइड पर, और झुके झुके ही क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? देंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब कि अगर अपन सूर्य की बात करें तो सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जैसे पृथ्वी की अगर अपन बात करते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी पर लगभग सभी तरह की गैसेस जो है वो पाई जाती हैं। तो सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर जवाब देना है कि सूर्य में कौन सी गैसें मुख्यतः पाई जाती हैं, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट जवाब? जैसे कि अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो शुक्र ग्रह है वो आपका सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, और शुक्र ग्रह के सबसे ज्यादा गर्म ग्रह होने का जो कारण होता है वो कारण क्या हो जाता है, क्योंकि हम कह सकते हैं वहां पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। हंसराज 23 डिग्री, बिल्कुल 23.5, अशोक प्रजापत सी, ओके, और सीमा भी कह रही हैं सी, हेमंत का भी जवाब आ रहा है सी, कुलदीप सिंह का भी जवाब आ रहा है सी, मनोज शर्मा 66.5, हंसराज की अगर बात करें तो कह रहे हैं सी होगा, हेमंत सी होगा, प्रियंका सी होगा। बिल्कुल, तो अगर हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो जो सूर्य है उसमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दोनों ही गैसें कहां पर पाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस भी पाई जाती है और हीलियम गैस भी पाई जाती है। और ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग कि हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, और अगर हीलियम के सिंबल की हम बात करें तो वो HE होता है, क्योंकि आपको ऑप्शंस में इस तरह से भी दिया जा सकता है, तो आपको दोनों ही तरीके से इस चीज को क्लियर करना है। तो अभी यहाँ पर अपना जवाब सही क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर पाई जाती है और इसके साथ साथ हीलियम गैस जो है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीजिएगा जवाब कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। यानी कि तारों, जब आप आकाश में जब आप शाम के वक्त आकाश में देखते हैं, है ना, तो आपने एक चीज वहां पर नोट की होगी क्या, कि जो तारे हैं उनके रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दैट मीन्स कोई तारा तो हमें नीला दिखाई देता है, कोई हल्का नीला दिखाई देता है, फिर कोई सफेद दिखाई देता है। समझ रहे हो? तो ये जो तारे हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से यही है कि जो तारों का रंग है वो किस पर निर्भर करता है। बताइएगा कि तारों का रंग तारों के आकार के कारण बदल जाता है, उनके तापमान के कारण बदल जाता है, उनकी दूरी के कारण बदल जाता है, या फिर ये तीनों ही कारक हैं जो तारों के रंग को प्रभावित करते हैं। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। बिल्कुल, बताइए कि तारों का रंग जो है वो किस पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट? कुलदीप सिंह का जवाब आया है बी। फटाफट से सभी लोग जो हैं वो उस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। और मैं जैसा कि आप लोगों से कह ही रही हूं कि आप जो भी लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं वो सभी लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आप लोगों के फेसबुक के कमेंट्स नहीं ले पाती हूँ। अभी आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं अगर आप लोग यूट्यूब पर नहीं आएंगे। आप सभी लोगों को यूट्यूब पर आना है, उसके बाद आप लोगों के जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं वो क्लियर होंगी। बिल्कुल, जवाब जो है लगभग सीमा वर्मा, प्रियंका शर्मा, हेमंत, अशोक, हेमंत, सभी लोग कुछ डी बता रहे हैं, कुछ बी जवाब आ रहे हैं हमारे पास में। चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो हमें ऐसा लगता है कि जो तारा
बहुत ज्यादा दूरी पर है वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है, और जो तारा जो है वो कम दूरी पर है वो हमें थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये कहना तो ठीक है कि तारों का जो आकार है वो दूरी पर निर्भर कर रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दैट मीन्स छोटा तारा जो हमें छोटा दिखाई दे रहा है पृथ्वी से, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। जो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि वो थोड़ी सी कम ऊंचाई पर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहती हूं कि तारों का रंग दूरी पर निर्भर करता है, तो ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और जैसे ही दूरी हमने गलत फैक्टर साबित किया कि दूरी नहीं होगा, वैसे ही यहां पर अगर अपन बात करें तो उपयुक्त सभी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? दैट मीन्स यहां पर उपयुक्त सभी भी गलत हो गया और दूरी भी जो फैक्टर है वो भी आपका गलत हो गया। तो अभी यहां पर अपने पास में दो ऑप्शन और बच रहे हैं। एक तो ऑप्शन अपने पास में बच रहा है आकार, और दूसरा ऑप्शन अपने पास में क्या बच रहा है? तापमान। ठीक है, तो तारों के रंग की अगर मैं बात करूं तो जो तारों का रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर, यानी कि तापमान पर। जिस तारे का तापमान जैसा है उस तारे का रंग भी वैसा ही है, यानी कि टेम्परेचर के हिसाब से ही जो रंग है वो आपका क्या होता रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल बी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आपके जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका चंद्र ग्रहण। देन सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है आपका सूर्य ग्रहण। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाता है पल्सर, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो जवाब आपको ये देना है कि जो पृथ्वी है ये आपकी पृथ्वी है और इस तरह से ये आपका सूर्य है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अगर मैं आपसे बात करती हूं तो यहां पर क्या आ जाता है? चंद्रमा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहां पर? चंद्रमा आ जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? बताइए कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस परिस्थिति को क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, पल्सर कहते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जिज्ञासा बी, हेमंत बी, कुलदीप बी, हेमंत, जिज्ञासा, हंसराज। चलिए देखिए, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो बिल्कुल सही है आप लोगों की बात कि इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी चंद्रमा है उसने क्या कर लिया? सूर्य को ढक लिया। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सभी के जवाब आ गए हैं। सीमा, प्रियंका, बिल्कुल बी होगा इसमें कि जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? बिल्कुल कुलसुम बी होगा। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग अभी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए फटाफट से। ये दोनों ही कंडीशंस एक दूसरे से रिगार्ड करती हुई है, इसलिए इनको दोनों क्वेश्चंस को जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एक साथ में ही लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रियंका शर्मा का क्वेश्चन है, मैम पल्सर क्या होता है? पल्सर का मतलब होता है बेसिकली अगर अपन पृथ्वी की बात करें तो आप लोगों ने ग्लोब देखा है ना, और जो ग्लोब आप लोगों ने देखा है वो ग्लोब पर आप लोगों को बहुत जगह पर पूरा पृथ्वी की अगर अपन बात करें तो जो पृथ्वी है वो बेसिकली हमें नीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब आप ग्लोब को देखते हैं, या हम कह सकते हैं पृथ्वी के जितने भी डायग्राम्स आप लोगों ने आज तक कभी भी देखे होंगे, वो सारे के सारे आप लोगों को कहीं कहीं पर ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, जो ग्लोब में इस चीज का इंडिकेशन होता है कि ये जगह रेगिस्तान पड़ी हुई है, समझ रहे हो, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से पहाड़ी इलाका है। तो वहां पर उस चीज को क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जवाब आप लोगों के सभी के आ गए हैं। सीमा वर्मा कह रही हैं कि ए होगा, हंसराज ए होगा, कुलसुम ए होगा, हेमंत सी, मनोज ए, हंसराज ए, प्रियंका सी, कुलदीप सिंह सी और हेमंत
ए। चलिए बताइए क्या है यहाँ पर। देखिए सर, अगर अपन सूर्य और चंद्रमा के बीच की बात करते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करती हूँ तो यहाँ पर उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, क्योंकि अब की बार क्या ढका गया है, चंद्रमा। किसने ढका है, पृथ्वी ने। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, चंद्र ग्रहण कहलाएगी। सूर्य ग्रहण आपको पता ही है, पल्सर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, इनमें से कोई भी नहीं यहाँ पर हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट आप कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, बताना है आप लोगों को। बताइए क्या होगा यहां पर करेक्ट कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। बताइए कि सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, ओलंपिस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। इसका जवाब आप लोगों को देना है। मंगल ग्रह पर स्थित है, पृथ्वी पर स्थित है, बुध पर स्थित है या फिर बृहस्पति पर स्थित है। कि सौर मंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, और सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या बताया मैंने आप लोगों को, ओलंपिस मॉन्स। ठीक है, या फिर दूसरा नाम है ये जो आपका क्या है, निक्स ओलंपिया है। ये कहां पर स्थित है ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल सीमा ए होगा, हंसराज वर्मा ए या डी, मनोज ए होगा। सभी लोग जवाब देंगे इस क्वेश्चन का फटाफट कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ओलंपिस मॉन्स या फिर हम कह सकते हैं निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। कुलदीप सिंह ए, प्रियंका ए, मनोज कुमार ए, हेमंत ए। बिल्कुल सभी लोगों के जवाब जो है वो सही है कि अगर अपन मंगल ग्रह की बात करते हैं तो जो मंगल ग्रह है उस पर सबसे ऊंचा पर्वत है, और वो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाता है आपका, ओलंपिस मॉन्स या फिर निक्स ओलंपिया। ठीक है, दो अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग नाम जो हैं वो किस ग्रह पर स्थित है, मंगल ग्रह पर स्थित है, पृथ्वी पर स्थित है, बुध पर स्थित है या फिर हम कह सकते हैं बृहस्पति पर स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि मंगल ग्रह पर स्थित है। बिल्कुल अशोक प्रजापति का जवाब सही है, हेमंत ए होगा। बिल्कुल, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल में शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, फटाफट से दीजिए जवाब कि सौर मंडल में सौर मंडल में शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। देना है जवाब आपको, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और पृथ्वी के बीच में, मंगल और शनि के बीच में, मंगल और वरुण के बीच में। तो अगर मैं आपसे शुद्ध ग्रहों की बात करूं तो वो मंगल और बृहस्पति इन दोनों ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से क्वेश्चंस का जवाब देंगे आप सभी लोग, ताकि हम जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर लें। चलिए बताइए कि सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कॉपरनिकस ने, केपलर ने, न्यूटन ने या फिर गैलीलियो ने। जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल कि सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने। बिल्कुल बिल्कुल 12th क्वेश्चन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आप सभी लोगों के जवाब जो भी ए जवाब दे रहे हैं वो करेक्ट है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले एक सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इस क्वेश्चन का जवाब देना है। 13 क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। बिल्कुल रजत पूनिया ए, हेमंत ए, कुलदीप ए, अशोक ए, रजत ए। बिल्कुल सौर प्रणाली की खोज की अगर मैं बात करती हूं तो सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कॉपरनिकस ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। अब दीजिए जवाब। आज के ही लेक्चर में कम से कम 3 बार मैं आप लोगों को ये बात बता चुकी हूं कि जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। फटाफट से सभी लोग जवाब देंगे। मनोज शर्मा ए, मनोज कुमार ए, अजय ए, अशोक प्रजापति ए, प्रियंका शर्मा ए। फटाफट से देंगे जवाब। 13 नहीं, अभी 14 का जवाब दीजिए फटाफट कि क्या होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है। बिल्कुल रजत,
बी कहा जाता है, यानी कि ग्रह कहा जाता है। बिल्कुल सभी लोग देंगे इस क्वेश्चन का जवाब। और आई थिंक आज में ये मैं आप लोगों को 3 से 4 बार बता चुकी हूं कि जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। सेम इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन ग्रहों को क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह को हम सैटेलाइट भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अपन उपग्रह की बात कर रहे हैं या अपन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, बोथ आर द सेम टर्म, दोनों आपकी एक ही टर्म है, चाहे आप सैटेलाइट कह लें चाहे आप उसको उपग्रह कह लें। तो बिल्कुल सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह मैंने बता ही दिया, जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। सौर तारे की अगर अपन बात करें तो जो सौर मंडल के अंदर तारे पाए जाते हैं उन तारों को क्या कहा जाता है, सौर मंडल के तारे कहा जाता है। और इनमें से कोई भी होगा नहीं, तो यहां पर करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ग्रह हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। कि ग्रह जो हैं वो लगातार क्या करते हैं, गति करते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ग्रहों की गति का कोई एक नियम नहीं था, ग्रहों की गति के 3 नियम दिए गए। उसके बाद एक्चुअली में ये बात समझ में आई कि जो ग्रह होते हैं वो किस तरह से गति कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। केपलर के द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या फिर न्यूटन के द्वारा, बताइए। ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, या हम कह सकते हैं कि किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। केपलर ने दिया था, कॉपरनिकस ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था या फिर न्यूटन ने दिया था। बिल्कुल 15 में रजत कह रहे हैं डी होगा। सभी लोगों को जवाब देना है इस क्वेश्चन का फटाफट। बिल्कुल आप सभी के जवाब आ रहे हैं। कुलदीप सिंह बी, हेमंत बी और हेमंत बी, प्रियंका शर्मा बी। देखिए अगर मैं सही क्वेश्चन की बात करूं यहां पर तो ध्यान रखिएगा कि जो कॉपरनिकस थे इन्होंने क्या किया, तो कॉपरनिकस से रिगार्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो सौर प्रणाली थी उसको सबसे पहले किसने बताया, तो सौर प्रणाली के बारे में किसने बताया था, कॉपरनिकस ने बताया था। लेकिन अगर हम ग्रहों की गति के बारे में बात करते हैं तो जो ग्रहों की गति है उसके 3 तरीके दिए गए, या हम कह सकते हैं उसके 3 मेथड्स दिए गए। और उन तीनों ही तरीकों से जो गति होती है वो किसके अंदर होती है, या हम कह सकते हैं कि ग्रहों के गति का नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया। तो आपका करेक्ट जवाब जो है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, केपलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो केपलर थे उन्होंने क्या किया था, ग्रहों की गति का नियम दिया था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है आपका आज का। फट से अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, कि पृथ्वी जो है उसकी परिधि कितनी होती है, बताइए। बिल्कुल पृथ्वी की परिधि कितनी होती है, 40,000 किलोमीटर होती है, 40,075 किलोमीटर होती है, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बिल्कुल, अगर अपन ब्लैक होल की बात कर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक, बिल्कुल। अभी इस चीज को समझिएगा, इन दोनों चीजों को आपको किस तरह से याद रखना है ये चीज आपको समझनी है कि यहाँ पर होता क्या है, पर्टिकुलर उसी जगह पर गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण की अगर अपन बात करते हैं तो वो शक्ति जो सभी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, या हम कह सकते हैं नीचे की तरफ खींचती है, उसी को हमने यहाँ पर क्या कहा है, गुरुत्वाकर्षण कहा है। मैं यहाँ पर स्टेबल खड़ी हुई हूँ तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं पर ग्रेविटी है, या हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण है। तो पर्टिकुलर उस जगह पर जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है या जहां पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ओजोन लेयर के डेप्लीशन के कारण वही जगह जो है वो आपकी ब्लैक होल कहलाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दैट मीन्स वहां पर सूर्य का प्रकाश जो है या सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, उस कंडीशन को हम ब्लैक होल कह रहे हैं। बिल्कुल 14 हंसराज का जवाब आया है 40 के, ठीक है, 40 किलोमीटर। और अशोक प्रजापत 18th में ए, बिल्कुल।
मनोज भी कह रहे हैं कि ए होगा। अच्छा देखिए, समझिएगा इस चीज को कि अगर अपन पृथ्वी की परिधि के बारे में बात करते हैं ना, तो पृथ्वी की परिधि कितनी होती है? 40,000 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर। अब इसको भी लेकर के आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ बुक्स में ये आपको वैल्यूज 40,075 किलोमीटर लिखी हुई मिलेगी और कुछ बुक में आप लोगों को ये वैल्यू 40,000 किलोमीटर लिखी हुई मिलेगी। जैसा कि आप लोग मुझे जवाब दे ही रहे हैं, अभी अभी सत्य प्रकाश मीना का भी जवाब आया है ए होगा, प्रियंका का भी ए, मनोज कुमार का भी ए, सभी लोगों के लगभग जवाब जो आ रहे हैं वो हमारे पास में ए ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एग्जैक्ट वैल्यू की अपन बात करते हैं तो 40,075 किलोमीटर होती है, पर 40,075 किलोमीटर एक एवरेज वैल्यू है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, पर हम इसको राउंड फिगर में लेते हैं तो हम पृथ्वी की परिधि भी कितनी बता देते हैं? 40,000 बता देते हैं। तो अगर आपको दोनों ही ऑप्शंस एग्जाम में एग्जामिनर ने दिए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको उपयुक्त दोनों कहना ही सही है, केवल एक वैल्यू बताना गलत है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सिर्फ 40,000 किलोमीटर दे रखा है और बाकी कोई और वैल्यू जैसे 45,000, 75,000, 25,000 इस तरह की वैल्यूज दे रखी हैं, तो आप 40,000 को सही मानेंगे। अगर आपको एग्जाम में इस तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं जिसमें आपको 40,075 दे रखा है, 32,000 दे रखा है, 45,000 दे रखा है, 42,000 दे रखा है, तो उस कंडीशन में आप 40,075 किलोमीटर को सही मानेंगे। लेकिन अगर आपको दोनों ही ऑप्शंस में दे रखे हैं तो उस कंडीशन में आपका उपयुक्त दोनों ही करेक्ट होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बिल्कुल बताइए, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर शनि? इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध नहीं है, शुक्र नहीं है, पृथ्वी नहीं है या फिर शनि नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपका आंतरिक ग्रह नहीं कहलाता है? बताइए, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह या फिर शनि ग्रह? बिल्कुल सौरभ सिंह का जवाब आया है डी, अशोक प्रजापत डी, सौरभ सिंह डी, प्रियंका शर्मा डी। बिल्कुल, तो देखिए अगर हम आंतरिक ग्रह नहीं है की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको आंतरिक ग्रह नहीं माना गया है? शनि ग्रह को आंतरिक ग्रह नहीं माना गया है, ठीक है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आइए देखते हैं कौन सा है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग जो हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग इस सवाल का कि ऐसी कौन सा ग्रह है जिसके अगर अपन वायुमंडल की बात करते हैं तो उसके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है और अमोनिया पाया जाता है। मंगल में, पृथ्वी पे या फिर बुध पे या फिर शनि पे? बताइए, वायुमंडल में ये दोनों गैसेस हैं, मीथेन भी है और मीथेन के साथ साथ अमोनिया भी है। 19 में ए बी सी, 19 में ए बी सी तीनों ऑप्शंस तो नहीं होने चाहिए। अच्छा बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी लोग कि किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? रजत पूनिया डी, सौरभ सिंह डी, ठीक है, प्रियंका शर्मा डी। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? सभी लोगों को जवाब देना है इस क्वेश्चन का। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि आज जो आप लोगों की टीचिंग मेथड्स की क्लास होती है, वो टीचिंग मेथड की जो क्लास होगी उसका टाइमिंग आप लोगों का 7 से 8 का रहेगा। उसके बाद में आप लोगों की साइकोलॉजी की क्लास। बिल्कुल, प्रियंका शर्मा डी, हंसराज डी। बिल्कुल, तो यहाँ पर सही जो है कि किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? ऐसा कौन सा हम कह सकते हैं ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया गैसेस जो हैं वो पाई जाती हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट जवाब होगा वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को, ये सारे आप लोगों के लिए सौर मंडल से या सोलर सिस्टम से रिगार्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जय श्री श्याम रजत।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, लेकिन हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों को कोचिंग वाले ऐप के बारे में बताएं। कोचिंग वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।